हेलो एवरीवन बच्चों, इस वीडियो में करेंगे वर्कशीट नंबर 21 फॉर क्लास 10 साइंस एंड द डेट इज़ 21 अगस्त 2020। ये वर्कशीट भी विद्युत चैप्टर से ही है और विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किस प्रकार से होता है वो हम इस वर्कशीट में करेंगे। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट नियम भी इसमें करना है जो कि जूल का ताप नियम, जिस पे से आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं और इसकी एक डेरिवेशन है जो कि बहुत ईजी है। आप आज उसको बहुत अच्छे से समझ लोगे और फिर आप कभी नहीं भूलने वाले हो। तो चलिए शुरू करते हैं। एक विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है तो स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में शयित होती है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, अगर हम एक विद्युत परिपथ को देखें, उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता होती है तो जो स्रोत की जो ऊर्जा है वो पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में बाद में शयित होती है। ठीक है, और वो जो ऊष्मा है उस ऊष्मा को ही हम इस्तेमाल करते हैं अपने डिफरेंट अप्लाइंसेस में। जो हमारे घर में इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस होते हैं, बिजली से चलने वाले यंत्र होते हैं, उनमें इसी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। प्रतिरोध R के किसी प्रतिरोधक पर विचार करें जिससे कि विद्युत धारा I प्रभावित हो रही है। हमने एक तार ले रहे हैं जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर रेजिस्टेंस जो है वो R है, प्रतिरोध जो है वो R है और उसके अंदर विद्युत धारा I प्रभावित हो रही है। ठीक है, यहाँ आएगा प्रवाहित हो रही है। मान लीजिए इसके सिरों के बीच विभवांतर V है। अगर हम उसके दोनों सिरों के बीच में विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस उसको V दे देते हैं और इसमें समय t में q आवेश प्रवाहित होता है, यानी कि समय q आवेश प्रवाहित कर रहे हैं हम और समय कितना लग रहा है, t समय लग रहा है। ठीक है, तो q आवेश विभवांतर v से प्रभावित होने पर किया गया कार्य क्या होगा, उसको हमें सॉल्व करना है। तो अगर मूवमेंट हो रही है चार्जेस की, ये भी कोई वायर है, हम इसकी बात करते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करना शुरू कर देते हैं जैसे ही हमने इसको एक सर्किट में जोड़ा और बैटरी को कनेक्ट करके स्विच ऑन कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा, विभवांतर भी है इसके अंदर और विभवांतर जो होता है वो हमेशा उसमें चार्जेस जो है वो किस तरफ फ्लो करते हैं, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर मूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देते हैं। अगर इनकी मूवमेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ ना कुछ काम किया जा रहा है यहाँ पर। तो वो जो किया गया कार्य है वो कितना होगा, V इक्वल्स टू VQ। ठीक है, इसको हम एक कंप्लीट डेरिवेशन भी कर लेते हैं। आप सबसे पहले ये समझिए कि जो प्रतिरोध है वो आता क्यों है। जब भी ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ये तो अपनी डायरेक्शन में मूव कर ही रहे हैं। ठीक है, अब इनको रास्ते में कुछ पॉजिटिव आयंस भी मिलते हैं। जब आपने देखा अगर किन्हीं दो बॉल्स की टक्कर होती है तो उन दोनों की जो एनर्जी है वो स्थानांतरित हो रही है, यानी कि वो या तो बॉल रुक जाती है या फिर उसके साथ टक्कर होने के बाद वो डिफरेंट डायरेक्शन ले लेती हैं। तो वो किस वजह से, या फिर एक और एग्जांपल से आप समझिए फ्रिक्शन। जब हम चलते हैं तो हमें फ्रिक्शन भी महसूस होता है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, जिसकी वजह से हम फिसलते नहीं। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम फिसल जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि वो कुछ पॉजिटिव आयंस के साथ में टकराता है और वहाँ उसको एनर्जी लगाने की ज़रूरत पड़ती है। वही रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, उसको रेजिस्ट करते हैं वो पॉजिटिव आयंस, उसकी मूवमेंट को। अब हम आगे चलते हैं। इस पूरे फॉर्मूले को यानी कि इस नियम को हम अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि करंट, इन सबको आप याद कर लीजिए कि जो विद्युत धारा है यहाँ पर वो किस से हम उनसे डिनोट कर रहे हैं वो एक बार ध्यान रखिए। ये हो गया विद्युत धारा, वो हमने I से डिनोट किया है। प्रतिरोध जो है वो रेजिस्टेंस है, वो R से डिनोट किया है। उसके बाद विभवांतर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, यानी कि V से डिनोट किया। टाइम लग रहा है T और Q है चार्ज। ठीक है, तो अब ये जो चार्ज है ये मूव कर रहा है, इसका मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ कार्य किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम निकालना चाहें कि किया गया कार्य, इस आवेश को, ये जो Q आवेश है, जो चार्ज इसके अंदर डाल दिया हमने वायर के अंदर, ये जो चार्ज है पोटेंशियल डिफरेंस चल रहा है पॉजिटिव टू हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। ठीक है, तो इस Q चार्ज को मूव करा गया और टाइम कितना लिया गया, T। तो यहाँ पे वर्क डन कितना होगा, वो जो वर्क डन होगा वो होगा बेटे W इज इक्वल्स टू V इंटू Q। ठीक है, यानी कि विभवांतर और चार्ज आवेश जो था उसको हमने गुणा कर दिया। अब हम पहले कर चुके हैं कि जो करंट है उसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि विद्युत धारा का जो फॉर्मूला है वो है हमारा I इज इक्वल्स टू Q/T। इसी से हम Q के लिए फॉर्मूला निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें आज इस डेरिवेशन के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है, जो कि है विभवांतर और दूसरा है आवेश। तो आवेश के लिए और विभवांतर के लिए हम सॉल्व करेंगे। तो Q आ गया हमारे पास यहीं से IT। ठीक है, ये हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट है हमारी और ये हमारी इक्वेशन A है। इसके बाद हमें पता है, हम ओम्स लॉ पढ़ चुके हैं। ओम्स लॉ में हमने V पढ़ा था, है ना। V होता है हमारा
विभवांतर। तो विभवांतर को हमने इस वाले ट्रिक से किया था, तो v इज इक्वल्स टू आई आर आता है। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब हम जो इक्वेशन ए हमने सबसे पहले ली थी, उस इक्वेशन के अंदर 1 और 2 दोनों पुट कर देते हैं। 1 और 2 इक्वेशन है क्या, वो दोनों q और i के लिए ही हैं। यहाँ पर इस इक्वेशन में हम w वाली जो इक्वेशन थी, इसके अंदर हम v और q की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो हमें मिलेगा w इज इक्वल्स टू v यानी कि आई आर और q यानी कि आई टी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिला w इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। तो अभी हमने पढ़ा कि जितना भी कार्य किया जाएगा वो सारा कार्य किस में शहित होगा, वो एक ऊष्मा के रूप में शहित होगा, ऊष्मा के रूप में रिलीज होगा। जब भी हम किसी अप्लायंस में करंट फ्लो करवाते हैं, उसके अंदर से करंट फ्लो करता है, तो एनर्जी वहाँ डेवलप होती है। उस एनर्जी को हम किस चीज़ में यूज़ करते हैं, उस एनर्जी को उस अप्लायंस को चलाने में यूज़ करते हैं। अगर हमने फ़ैन में यूज़ किया तो फ़ैन की पंखड़ियाँ चलने लगेंगी, है ना। तो इस तरीके से हमने अगर एक बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी को मूव करवा, चार्जेस मूव करे, तो क्या होगा कि उसकी जो वहाँ पे जो किया गया कार्य है वो ऊष्मा में रिलीज़ होगा। यानी कि वो जो एनर्जी है वो कैसे शो दिखाई देगी, कैसे शो होगी कि जो बल्ब है वो ऑन हो जाएगा, उसमें वो एकदम से लाइट शो करेगा, और फ़ैन जो है वो चलने लगा, उसकी पंखड़ियाँ जो है मूव करने लगेंगी। तो ये क्या होता है, यही जो इक्वेशन है हमारी जो अभी हमने सॉल्व की, W इज इक्वल्स टू एच यानी कि हीट, जो भी ऊष्मा शहित हो रही है वो वर्क डन के बराबर है, W वर्क डन है। और इसको अभी हमने सॉल्व किया, ये होता है आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, ये था हमारा जूल का ताप नियम, और इस वर्कशीट में आपको इंपॉर्टेंटली यही समझाया गया है। अब चलते हैं वर्कशीट में डायरेक्टली। अब हम यहाँ पर बात करेंगे पावर की और एनर्जी की, कितनी उस सर्किट के अंदर पावर और एनर्जी है वो हम किस तरीके से निकालेंगे। जूल का जो ताप नियम है उसको डिफरेंट वर्ड्स में भी हम सॉल्व कर सकते थे। जैसे कि अगर हम चाहें कि जो आवेश है Q आवेश विभवांतर V से प्रभावित होने में किया गया कार्य VQ है, यानी कि स्रोत को समय t में VQ ऊर्जा की आपूर्ति करनी चाहिए, यानी कि इतने समय में उसको कितनी ऊर्जा होनी चाहिए VQ। अतः स्रोत द्वारा परिपथ में निवेशित शक्ति, यानी कि उसकी परिपथ की जो शक्ति रहेगी स्रोत की परिपथ के अंदर, वो कैसे निकाल सकते हैं, पावर यानी कि P से डिनोट किया गया है, उसको हम VI लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इतने ही समय में उसको कितनी ऊर्जा दी गई, ऊर्जा के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इज इक्वल्स टू पी इंटू टी, यानी कि यहाँ पर हम P जो अभी सॉल्व किए हैं कि P VI के बराबर होता है, यहाँ हमने रखा E इज इक्वल्स टू VIT, और H भी जो है वो एनर्जी के ही बराबर है, यानी कि जो ऊर्जा दी गई है वो उत्पादित ऊष्मा के बराबर ही होती है। तो ये हो गया हमारा जूल का ताप नियम। और जूल के ताप नियम में क्या क्या इसमें हमने जाना कि विद्युत धारा जो भी इस प्रतिरोध में जो उत्पन्न ऊर्जा होगी वो किसके बराबर होगी, विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगी। तो H जो है वो हीट ही है, जो हीट जनरेट हुई है, यानी कि जो ऊष्मा अभिशयित हुई है वो किसके बराबर है, आई स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है वो, और प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती है, और टाइम के भी अनुक्रमानुपाती है, तीनों के ही अनुक्रमानुपाती है, इसलिए H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। बात करते हैं विद्युत शक्ति की। ठीक है, इस परिपथ में जो स्रोत की शक्ति है उसको किस तरीके से करते हैं, चलिए। तो विद्युत शक्ति है ऊर्जा के उपभुक्त होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने विद्युत शक्ति हम जिसकी बात कर रहे हैं, ऊर्जा के उपभुक्त होने की दर है, वो जितने रेट से जो ऊर्जा उपभुक्त होगी, कंज्यूम होगी, वो पावर कहलाएगी। तो P इक्वल्स टू VI अभी हमने किया, और P को अगर V के टर्म में निकालना हो तो V स्क्वायर बाय R, और इसका जो मात्रक होता है वो वॉट होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, वॉट और वोल्ट में फ़र्क है। वॉट जो होती है वो पावर के लिए है, वोल्ट विभवांतर के लिए होती है। तो एक वॉट अगर हम डिफाइन करना चाहें तो वो होता है एक विभवांतर, और एक वोल्ट विभवांतर और 1 एम्पियर करंट के गुणनफल के बराबर। अगर हम 1 किलोवाट घंटा निकाल रहे हैं तो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल के बराबर होता है वो हमेशा, और जूल जो आपको पता है एनर्जी का मात्रक है। 1 किलोवाट घंटा ये क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का एक यूनिट कहलाता है। ठीक है, तो बच्चों चलते हैं सीधे क्वेश्चंस की ओर, क्योंकि आपको क्वेश्चंस का ही कुछ ज़्यादा ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो चलिए कर लेते हैं, और साथ के साथ कॉन्सेप्ट्स को भी क्वेश्चंस के साथ करते रहेंगे। फर्स्ट है जूल का विद्युत धारा का तापन नियम क्या है। तो उसके लिए आंसर्स में हम लिख सकते हैं, जूल का तापन नियम किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊर्जा प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर प्रतिरोध जो है उसके वो अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि H जो है वो किसके अनुक्रमानुपाती है, रेजिस्टेंस के, प्रतिरोध के।
प्रवाहित विद्युत धारा के समय के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि समय के भी वो अनुक्रमानुपाती होती है। तो लास्ट में हमें एक इक्वेशन मिलती है कि जो जितना भी ताप क्षयित हुआ है वो कितना होगा, H=I²RT। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट इज फ्यूज़ की तार विद्युत उपकरणों को कैसे बचाती है। तो इसके लिए हम दे सकते हैं आंसर में कि फ्यूज़ जो होता है वो एक सुरक्षात्मक युक्ति होती है और फ्यूज़ सामान्यतः मिश्र धातु का बना होता है। मिश्र धातु का इसलिए बना होता है क्योंकि इसका गलनांक बहुत कम हो जाता है फिर, और जब अति भारण या लघुपतन के समय, यानी कि जब शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग होता है, तो उस समय विद्युत उपकरण जो होते हैं हमारे घरों के वो ख़राब होने से बच जाते हैं, उन तक वो शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग की जो प्रॉब्लम है वो नहीं पहुंच पाती, तो हमारे अप्लाइंसेस सारे बच जाते हैं। अदरवाइज सभी में आग लगने का भी खतरा होता है। थर्ड क्वेश्चन है कि विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है। तो जो विद्युत लैंप हैं उनमें जो फिलामेंट्स लगी होती हैं वो पतले से तार का जो फिलामेंट होता है उसको, उसकी जगह पर टंगस्टन का ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि टंगस्टन का, ये आपको वर्कशीट में भी ऊपर आपने पढ़ा होगा, टंगस्टन का जो गलनांक है यानी कि जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। इवन उसका जो उच्च गलनांक जो होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि 3380 डिग्री सेल्सियस, और वो उत्तप्त होकर यानी कि वो गर्म होने के बाद प्रकाश देना शुरू कर देता है, लेकिन मेल्ट नहीं होता। इसी का उल्टा फ्यूज़ में होता है, वहाँ पे एक ऐसा वायर यूज़ करते हैं जहाँ वो थोड़ा सा भी अगर ओवरलोडिंग या करंट ज़्यादा हो रहा है या वो हीट हो गया है तो वो तुरंत मेल्ट होकर टूट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं कि फ्यूज़ लाइव तार से जुड़ा होता है, ये सत्य है या असत्य है। तो यस, फ्यूज़ तार जो होता है वो, फ्यूज़ जो होता है वो लाइव तार के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। ठीक है, और ये जो कथन है वो बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसमें अधिक विद्युत ऊर्जा उपभोग होगी। 250 वॉट का टीवी अगर 1 घंटे तक चलाया जाए, या फिर 1200 वॉट का विद्युत टोस्टर जो 10 मिनट के लिए चलाया जाए। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे एनर्जी। तो एनर्जी के लिए अभी हमने फॉर्मूला किया P/T। टीवी के लिए सॉल्व करेंगे और विद्युत टोस्टर के लिए भी सॉल्व करेंगे। तो टीवी के लिए पावर कितनी दी हुई है, 250 वॉट उसकी पावर है। मैंने बताया आपको वॉट जो है वो क्या होती है, पावर के लिए मात्रक होती है, शक्ति के लिए। ठीक है, अब टाइम कितना दिया हुआ है, उसको 1 घंटे के लिए चलाया गया है, तो 1 घंटा हमने टाइम ले लिया यहाँ पे, और यहाँ एनर्जी सॉल्व किया तो इसका आंसर आ जाएगा 25 किलोवाट आवर। ठीक है, यानी कि 25 किलोवाट 1 घंटे के लिए। ठीक है, अब इसी तरीके से विद्युत टोस्टर के लिए 1200 वॉट हमने इसकी पावर ली है, शक्ति ली है, और टाइम 10 मिनट्स के लिए उसको चलाया गया है, तो टाइम उतना ही ले लेंगे। अब हम आर में इसको लास्ट में सॉल्व करते हैं, तो यहीं पर हम इन मिनट्स को आर्स में चेंज कर लेंगे। आर्स में चेंज करने के लिए हमें 60 से डिवाइड करना होगा, तो 60 से डिवाइड किया 1/6 आर हो जाएगा। यहाँ एनर्जी हम सॉल्व करेंगे इसकी, और हमें मिलेगा कि वो 200 वाट आर, यानी कि अगर हम किलोवाट में इसको चेंज करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। तो यहाँ हमें पता चला कि कौन से अप्लायंस में कितनी ज़्यादा विद्युत ऊर्जा का उपभोग होगा। तो यहाँ टीवी के लिए विद्युत ऊर्जा का उपभोग ज़्यादा होगा, E1 जो है वो E2 से बड़ा आएगा। ठीक है, ये जो वर्कशीट है इसको अगर आप कोई भी इसमें डाउट्स आप रखते हो वो ज़रूर आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि अगर आपके यहीं पर कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं वो आगे आपको दिक्कत करेंगे, और कॉन्सेप्ट्स काफ़ी सारे जो आप नहीं समझ पाओगे उनके लिए आपको अभी से ही अपने बेसिक्स क्लियर करने होंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।